बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड को स्टार्ट किया था। इसमें हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के मेथड पढ़ रहे थे। फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के 6 मेथड मैंने आपको बताए थे। इसमें से 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल कंट्रोल। आज हमने नेक्स्ट 3 मेथड को पढ़ना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंटेग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एंड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। और एक मेथड मैंने कहा था हमने फूड को प्रिजर्व करने का पढ़ना है, वो है पास्चुराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ना है बायोलॉजिकल कंट्रोल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल कंट्रोल। इसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई पेस्ट प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है तो इससे प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब अगर हम प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट को केमिकल के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं तो ये केमिकल कंट्रोल कहलाता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि केमिकल कंट्रोल के कुछ नुकसानात हैं। तो आज हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट compete और ईट अप द पेस्ट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी अगर पेस्ट को कंट्रोल किया जाए किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए जो इसका मुकाबला करता है या फिर इसको डायरेक्टली खा जाता है, तो ऐसे कंट्रोल को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि केमिकल कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि केमिकल कंट्रोल की वजह से प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की इम्पोर्टेंस में यही लिखा है, इट एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड्स ऑफ केमिकल कंट्रोल। यानी ये सारे इन नुकसानात को ख़त्म कर देता है जो केमिकल कंट्रोल की वजह से होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1, एन अफाइड दैट अटैक वॉलनट ट्री इज कंट्रोल्ड बाय अ वेस्प दैट पैरासाइटाइजेस दिस अफाइड। अफाइड एक छोटा सा सब्ज रंग का इंसेक्ट है, मॉस्किटो लाइक, जो मच्छर से छोटा होता है। दैट अटैक ऑन वॉलनट ट्री, जो कि अखरोट के दरख्त पर अटैक करता है और अखरोट के दरख्त को नुकसान पहुंचाता है। अब वॉलनट ट्री को अफाइड के अटैक से कैसे बचाते हैं, वेस्प के ज़रिए से। वेस्प किसे कहते हैं, भीड़ को, जो कि येलो कलर का होता है। अब ये भीड़ अफाइड को खा जाता है। अब वेस्प क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम वॉलनट ट्री को अफाइड के अटैक से बचा रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए, तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। सेकेंड एग्जांपल है, सम बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पेस्टिसाइड उसे कहते हैं जो पेस्ट को किल करता है, और अगर पेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से किल करें तो इसे बायोपेस्टिसाइड कहेंगे। बायोपेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन क्या है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच किल पेस्ट्स इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड्स। अगर बायोपेस्टिसाइड्स की एग्जांपल पूछ ली जाए तो आप लिख दीजिएगा वास्प, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया को हम एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज करते हैं। जैसे बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, ये एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट के ऊपर पेस्ट को किल करता है। तो बायोपेस्टिसाइड्स की मदद से भी हम फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, डिजीज बीमारी, और साथ लिखा है मैनेजमेंट। यानी अगर हम एक बीमारी को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस बीमारी से जुड़े हुए तमाम तरीकों को इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे एक बीमारी आई थी कोरोना। अब कोरोना की बीमारी को मैनेज करने के लिए हमने तमाम तरीके इस्तेमाल किए थे, यानी एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखा, लोगों को अवेयरनेस दी, मास्क का इस्तेमाल किया, वैक्सीनेशन लगवाई। यानी एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हर वो तरीका जो हमारे नॉलेज में है, इन सारे तरीकों को इस्तेमाल करके इस डिजीज़ को कंट्रोल करना इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाता है। तो यही लिखा है, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्टरस डिजीज, एक खतरनाक बीमारी को मौसर अंदाज में कंट्रोल करना, और ऑल कॉमन डिजीजेज ऑफ प्लांट, या प्लांट की तमाम कॉमन डिजीजेज को कंट्रोल करना।
तो ये दो चीज़ें आपने समझनी हैं, डिजास्टरस डिजीज़ और कॉमन डिजीज़। डिजास्टरस डिजीज़ का तो आपको पता ही है, खतरनाक बीमारी, इसको तो कंट्रोल करना ही करना है। लेकिन कॉमन डिजीज़ को भी कंट्रोल करना पड़ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जैसे नज़ला एक कॉमन डिजीज़ है, लेकिन अगर ये बीमारी फैल जाए तो हमें पूरी कैंपेन चलानी पड़ती है ताकि नज़ले को कंट्रोल किया जा सके। तो बाज़ दफ़ा कॉमन डिजीज़ भी अगर फैल जाएँ तो प्लांट की प्रोडक्शन कम कर देती हैं। तो डिजास्टरस डिजीज़ और कॉमन डिजीज़ इनको बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है जो उस डिजीज़ से मुनासिब हो। जैसे एक शख्स को एड्स हो और वैक्सीन वो हेपेटाइटिस की लगवा रहा हो तो ये इररेलिवेंट हो जाएगा। तो जो बीमारी है इसी से रेलिवेंट कैंपेन चलाई जाएगी। एंड एप्रोप्रिएट मेथड, यानी जो मेथड हैं वो इनएक्सपेंसिव होने चाहिए, यानी ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे पास चावल की एक फसल है, इससे हमें फ़ायदा यानी इससे हमें जो फूड मिलनी है वो 30,000 की हो और इसे बीमारी से बचाने के लिए इस पर 40,000 का खर्चा कर दें तो इसे हम एप्रोप्रिएट मेथड नहीं कहेंगे। तो तमाम एप्रोप्रिएट रेलिवेंट मेथड को इस्तेमाल करना किस मकसद के लिए? ताकि कॉमन डिजीज़ और डिजास्टर्स डिजीज़ को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सके। सच एन अप्रोच ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है जब बीमारी कंट्रोल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पोनिक मीन कल्टीवेशन, काश्तकारी करना। नॉर्मली हम जियोपोनी करते हैं यानी मिट्टी में कल्टीवेशन करते हैं, ज़मीन में प्लांट्स को उगाते हैं। कल्चर का मतलब है ग्रो करवाना और टेक्निक यानी ऐसा तरीकाकार जिसमें हम पानी के अंदर प्लांट्स को कल्टीवेट करके ग्रो करवाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जिसमें हवा या ऑक्सीजन शामिल हो, क्योंकि रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपने देखा होगा ज़मीन पर हल चलाया जाता है ताकि ज़मीन भुरभुरी हो जाए और उसमें ऑक्सीजन शामिल हो सके। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। प्लांट्स को एरेटेड वाटर में ग्रो करवाया जाता है। टू विच न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स हैव बीन एडिड, और फिर इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। टू चेक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, और फिर चेक किया जाता है कि प्लांट को किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है या किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि सॉइल में अगर हम प्लांट को कल्टीवेट करें तो सॉइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीडियम, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और अगर हम प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहते हैं तो हम मिट्टी के हर जर्रे को चेक नहीं कर सकते। सपोज हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो, और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो भी जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई है या अननोन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो सॉइल में मौजूद हैं इनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई है। तो इस वजह से अगर हम सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करवाएं तो ये जानना कि प्लांट्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि सॉइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीडियम, सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो यही लिखा है नीड। सॉइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीडियम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मीडियम है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि सॉइल के हर न्यूट्रिएंट्स को चेक करना ये नामुमकिन काम है। तो इसीलिए लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बाय ग्रोइंग दैम इन सॉइल, यानी सॉइल के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाकर इसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को चेक करना ये ऑलमोस्ट नामुमकिन काम है। तो सॉइल के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाकर हम चेक नहीं कर सकते कि प्लांट्स को कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? सो प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। प्लांट्स को हम एरेटेड वाटर में ग्रो करवाते हैं, क्योंकि ये जब साइंटिस्ट को बात पता चली, जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि मिट्टी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। मिट्टी का बेसिकली फंक्शन क्या है? प्लांट्स को ज़मीन के अंदर गाड़ के रखना। तो अगर हम प्लांट्स को गाड़ कर रखने का फंक्शन हम किसी और चीज़ से परफॉर्म करवा लें और वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से जो प्लांट को मिलते हैं किसी और शक्ल में प्लांट को दे दें, तब भी प्लांट की ग्रोथ
हो सकती है। ये बात जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर की तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक वजूद में आई। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर में हमने एरेटेड वाटर लिया और इसमें एक प्लांट को क्लिप के साथ लगा दिया, तो मट्टी वाला फंक्शन जो है वो हमने इस क्लिप से परफॉर्म करवा लिया। अब इस एरेटेड वाटर में हम वन बाय वन तमाम न्यूट्रिएंट्स डालते जाएंगे और इन न्यूट्रिएंट्स का इफेक्ट चेक करते जाएंगे। सपोज हमने सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। अब इसी तरह का हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब एक न्यूट्रिएंट इसमें से हम कम कर देते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम को निकाल देते हैं। अब इस सॉल्यूशन में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, बस मैग्नीशियम मौजूद नहीं है। अब मैग्नीशियम का इस प्लांट पर इफेक्ट चेक करेंगे। इसी तरह वन बाय वन हम तमाम न्यूट्रिएंट्स के इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे इस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम मौजूद नहीं था तो प्लांट्स के ऊपर येलो स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे, प्लांट्स के जो लीव हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे पता चला कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से प्लांट्स जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल बनता है और क्लोरोफिल की वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं। तो इसी तरह हम तमाम प्लांट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर प्लांट को तमाम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। किसी प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए, किसी को अमोनियम ज़्यादा चाहिए, किसी को यूरिया ज़्यादा चाहिए। तो हर प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इससे हमारा खर्चा काफ़ी बच जाएगा, वरना ये होता है कि हम हर प्लांट को तमाम न्यूट्रिएंट्स दे देते, चाहे इसको ज़रूरत होती या इसको ज़रूरत ना होती। अब सिर्फ हम उनको वो न्यूट्रिएंट्स देंगे जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट हैं। अब जब हमने प्लांट्स को वाटर में ग्रो करवाया तो इससे एक मसला ये आया कि इससे प्लांट्स की रूट्स ख़राब होना शुरू हो गई। तो साइंटिस्ट ने इसका ये हल निकाला कि इनर्ट सॉइल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इनर्ट सॉइल क्या होती है? जिसका प्लांट की ग्रोथ में कोई रोल ना हो, यानी ऐसी सॉइल जिसकी कंपोजिशन हमें मालूम हो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर इनर्ट सॉइल ऐड की और फिर उसमें न्यूट्रिशन वाला पानी ऐड कर दिया, यानी वो पानी ऐड किया जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल किए हुए हैं। अब सॉइल भी आ गई और हमें इसकी कंपोजिशन भी पता है, क्योंकि हमने इसमें जो सॉल्यूशन ऐड किया है हमें पता है कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब ये जो टेक्निक है जिसमें हमने प्लांट्स को पानी में ग्रो करवाया, इसके ज़रिए से प्लांट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेक कर ली। अब जाहिर सी बात है, हमने प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेक कर ली और वो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट को देंगे तो प्लांट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस मेथड को हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल और नॉट। यानी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक से हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट को देने जा रहे हैं वो इनके लिए ज़रूरी है या नहीं है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज़ नॉट फिजिबल। हाइड्रोपोनिक बहुत छोटे लेवल पर होती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मतलब है एक पूरा खेत लगाना। ये अभी फिजिबल नहीं है कि हम सारा खेत ही पानी में लगा लें, ये अभी फिजिबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ये पॉसिबल हो जाए। एस्ट्रोनॉट में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। जो खलाबाज होते हैं, जो खला में जाते हैं, वो इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं सब्जियां उगाने के लिए। अब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बाज़ दफ़ा एक एक साल के लिए खला में रहते हैं। अब वहाँ पर मिट्टी तो होती नहीं है कि वो प्लांट को ग्रो करवा सकें, और ऐसा भी नहीं है कि वो फ़ौरन बाज़ार जाएं और सब्जियां खरीद कर ले आएँ। तो वो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपने याद रखनी है कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6 मेथड पढ़े हैं फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के। अब एक मेथड हम पढ़ेंगे फूड को प्रिजर्व करने का। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड, यानी फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड डेवलप किए जा चुके हैं फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, ताकि फूड को ख़राब होने से बचा सके, एंड फॉर इट्स यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। बाज़ दफ़ा फूड एक जगह प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन इस्तेमाल किसी और कंट्री में जाके होना होता है। अब फूड की ट्रांसपोर्ट में बाज़ दफ़ा 1 महीना भी लग सकता है। तो इस तरह फूड ख़राब हो सकती है। तो फूड को ख़राब होने से बचाने के कई मेथड हैं। उनमें से एक मेथड है
पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन के मेथड को फ्रांस के एक साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने 1862 में डेवलप किया था। बेसिकली हुआ क्या था, फ्रांस में वाइन शराब की जो इंडस्ट्री थी खतरे में पड़ गई क्योंकि वाइन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इन दिनों लुइस पास्चर अपनी लैब में काम कर रहा था। इसने वाइन को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। इसने देखा कि कुछ माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया जो वाइन को ख़राब कर रहे हैं। उसने डिस्कवर किया कि अगर हम वाइन को 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और शराब लंबे अरसे तक महफूज हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि पास्चराइजेशन की टेक्निक कैसे डेवलप हुई। फिर बाद में पास्चराइजेशन को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाने लगा। तो यही लिखा है, इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फिर बाद में इस टेक्निक को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में जो डब्बे वाला दूध होता है इसके ऊपर लिखा हुआ होता है पास्चराइज्ड मिल्क। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे पास दूध है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर के जरिए मिल्क में शामिल होते हैं। अब इस मिल्क को हीट कर लिया जाता है। अब हीट जब करते हैं तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब हीट करने का मेथड क्या है, इसमें आपने दो बातें याद रखनी है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो थोड़ी देर के लिए करेंगे और अगर कम टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ज़्यादा देर के लिए करेंगे। बहरहाल मकसद क्या होता है कि इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाए। अब इस बैक्टीरिया फ्री मिल्क को एयर के बगैर जल्दी से पैक कर लिया जाता है, यानी एयर शामिल होने से पहले ही इसको पैक कर लिया जाता है क्योंकि एयर की वजह से बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो बैक्टीरिया फ्री मिल्क जो होगा इसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब पास्चराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हीटिंग ऑफ लिक्विड और फूड टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू मेक इट सेफ फॉर यूज। यानी लिक्विड या फूड को हीट करना किस मकसद के लिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ताकि फूड सेफ हो जाए और फूड को खाने के काबिल बनाया जा सके। तो ये है पास्चराइजेशन की डेफिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।